तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो उसमें बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। हर ऑर्बिट जो है उसमें घूमने पर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है वो अलग अलग होगी और जो स्पीड है उसकी वो अलग अलग होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक है, ऑर्बिट में बहुत सारे। ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो अब हम एक काम करेंगे कि एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसकी या उस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। ठीक है। तो हम लोगों ने एक तो ये पढ़ा हुआ है कि जो mv² है वो इक्वल टू होता है ZE²/4πε0r। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन r रेडियस के सर्किल में v स्पीड से घूम रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, प्लस का Ze। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, -e, मास m। और दूसरी चीज़ जो आपने पढ़ी है वो है mvr = n × h/2π। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ये 2 चाहिए। एक इक्वेशन ये पढ़ रखी है हमने और एक ये। इनको सॉल्व करके v और r की वैल्यूज़ तो हम निकाल चुके हैं, वो वर्किंग करी जा चुकी है। अब एनर्जी पे आते हैं। तो पहले आइए काइनेटिक एनर्जी पर। देखो न्यूक्लियस तो मूव कर नहीं रहा है, मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी 12 mv²। तो भाई मेरे mv² ये था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, Ze²/8πε0r। लो भाई ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही। पोटेंशियल एनर्जी पे आइए। पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 × Q2/r। वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0। Q1 है Z × E, Q2 है -e /r। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिल गई माइनस का Ze²/4πε0r। चलो भाई, टोटल एनर्जी की अगर बात करी जाए, टोटल एनर्जी कह लो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह लो, एक ही बात है। तो उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, के और यू को जोड़ के मिल जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस का Ze²/8πε0r। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। -Ze²/8πε0r, ये टोटल एनर्जी आ गई। हम लोग टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें रिलेशन की बात करें तो चेक कर सकते हैं कि अगर हम ये और ये देखें तो इन तीनों से हमें पता चलेगा कि जो टोटल एनर्जी है वो -k। ठीक, देख लो, इस पर माइनस साइन लगाओ, यही मिलेगा। U = 2E, यस बिल्कुल। और U और K में रिलेशन, U = -2k। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर U = 2E लिखा है, इससे कहीं इस पर ये लग सकता है कि U जो है वो E से बड़ा है। ऐसा नहीं है, ये दोनों निगेटिव हैं। तो निगेटिव में जो है ऐसे सोचो कि एक चीज़ है -100 और एक है -100 जूल, कहीं पे एनर्जी की बात हो रही है, दूसरी एनर्जी -200 जूल की। मान लो ये एनर्जी है E और ये एनर्जी है U। ठीक है, तो बड़ा कौन है? इसके हिसाब से देखते हैं तो U E से बड़ा लगता है, बट एक्चुअल में E U से बड़ा है, क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं। समझे भाई, 200 100 से बड़ा हो सकता है, लेकिन -200 -100 से बड़ा नहीं होगा। -2 से -100 से क्या होगा? छोटा। तो हम ये एनर्जी के बारे में ये छोटी सी बात ध्यान रखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी के बीच का जो हमने रिलेशन देखा है U = 2E, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि U E से बड़ा है। ठीक है, U = 2E, दिस इम्प्लाइज U > E। ना 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 ना, ये सही
नहीं है, देख लो ये लिख के काट दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि U एंड E आर नेगेटिव, सो U बराबर 2E इम्प्लाइज U इज लेस देन E। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि E बराबर क्या है, K प्लस U। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कभी हो नहीं सकती। तो अगर U में कोई पॉजिटिव चीज़ जोड़ोगे E मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि E U से बड़ा है, समझे। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में बात करी। अब हमने कहा यार ऐसा है, जो अभी हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये आर के टर्म्स में है। अच्छा, तो ऑर्बिट तो बहुत सारे हैं, उनकी रेडियस क्या होती है, अलग अलग। तो जब ऑर्बिट बहुत सारे होंगे, उनकी रेडियस अलग अलग होगी, तो उसमें घूमने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये भी अलग अलग होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि अगर हम n को इंक्रीज़ करें तो उससे r इंक्रीज़ होगा, v डिक्रीज़ होगा। जितने बड़े और n को बढ़ाने से का मतलब भाई n बराबर 1 का मतलब होता है सबसे छोटा ऑर्बिट, n बराबर 2 उससे बड़ा ऑर्बिट, n बराबर 3 उससे बड़ा ऑर्बिट। तो जितना बड़ा ऑर्बिट जाओगे रेडियस उतनी ज़्यादा होगी, स्पीड उतनी कम होगी, ये आपको बताया जा चुका है। r बराबर होता है r0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो n जितना ज़्यादा r उतना ज़्यादा, और v बराबर होता है v0 इंटू जेड अपान एन। ठीक, तो n बढ़ेगा v घटेगा, बड़े ऑर्बिट में घूमने पर स्पीड क्या होती है, कम। और काइनेटिक एनर्जी देखिए, अरे जब स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी डेफिनेटली। पोटेंशियल एनर्जी पे आइए, देखिए इधर ऐसा है, r, ये देखो r बढ़ रहा है, अगर r बढ़ाओगे तो 1/r तो क्या होगा, घटेगा, बट माइनस लगने के कारण u क्या होगा, बढ़ेगा। जितने बड़े ऑर्बिट में जाओगे r जितना ज़्यादा होगा u भी उतना ज़्यादा होगा। और टोटल एनर्जी उसका भी यही मामला है, यहाँ माइनस है, नीचे r है, तो r बढ़ाओगे तो 1/r क्या घटेगा, माइनस के कारण u क्या, e क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितने बड़े ऑर्बिट में हम जाएंगे स्पीड उतनी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी वो बढ़ती चली जाएंगी, सही है। तो अगर हम लोग दो अलग अलग ऑर्बिट का केस कंसीडर करें तो उनमें एनर्जियों में फ़र्क होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने की सोचेगा तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्बिट बने हुए होंगे, उन ऑर्बिटों में से किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमना है। भाई इलेक्ट्रॉन एक है, ऑर्बिट बहुत सारे, भाई रास्ते बहुत सारे हैं, हम तो अकेले हैं, तो हम तो एक ही रास्ते पे चल पाएंगे ना एक बार में। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑर्बिटों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, उसमें घूमेगा। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसके हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। छोटे ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कम। बड़े ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। सेम वही चीज़ पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के मामला उल्टा है, छोटे ऑर्बिट में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, बड़े ऑर्बिट में कम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग ये जो बात कहे कि यार ऑर्बिट अगर बड़े में जाएंगे तो एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम बना के दिखा देते हैं सो दैट चीज़ें याद रह जाएं। अब वैसे तो बता दिया है बट लेकिन फिर भी थोड़ा याद रह जाए उसके लिए क्या किया हमने, ऐसे दिखाया कि भाई ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में घूम रहा था, इसकी स्पीड है v1, ऑर्बिट की रेडियस है r1, और काइनेटिक एनर्जी k1, पोटेंशियल एनर्जी u1, टोटल एनर्जी E1, और इस ऑर्बिट में जो n है उसकी वैल्यू क्या है, n1। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में घूमे, ये देखो ये वही न्यूक्लियस, कौन, प्लस का जेडी, न्यूक्लियस वही प्लस का जेडी। अब तुमने क्या किया, थोड़ा बड़ा ऑर्बिट ले लिया, बड़ा ऑर्बिट r2 रेडियस, स्पीड इलेक्ट्रॉन की v2, काइनेटिक एनर्जी k2, पोटेंशियल एनर्जी u2, टोटल एनर्जी E2। ये देखिए ये बड़ा ऑर्बिट ले लिया, इसमें जो n है उसकी वैल्यू क्या है, n2, सही है। n का कुछ विशेष नाम भी होता है,
n का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो वो भी लिख देंगे। तो अब क्या हुआ, n2 की वैल्यू अगर n1 से बड़ी है तो r2 r1 से बड़ा होगा, ठीक है। v2 v1 से छोटा होगा, काइनेटिक एनर्जी k2 k1 से छोटी होगी, u2 u1 से बड़ा होगा, e2 e1 से बड़ा होगा। जितने बड़े ऑर्बिट में जाएंगे तो बता दिया था कि इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज करेगा, यहाँ पर वैल्यू लेके बता दिया, ठीक है। n का नाम बता देते हैं, n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपने क्वांटम नंबर पढ़े होते हैं, ठीक है। n, l, ml, s, ये वही वाला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ एक ही क्वांटम नंबर बताया जा रहा है। वैसे तो हमने चार चार क्वांटम नंबर पढ़े हैं, तो वो चक्कर ये है कि जहाँ पे सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे एक ही क्वांटम नंबर से काम चल जाता है। जहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एक ही एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन के लिए आपको ज़्यादा क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर और जो क्वांटम नंबर है n के अलावा कौन, l, ml, s, वो भी पिक्चर में आते हैं, उनको भी कंसीडर करना पड़ता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ n से काम चल जाता है। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो ये हमने देखा कि भाई ऑर्बिट तो बहुत सारे थे, उनमें से किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। इस ऑर्बिट में घूमेगा तो ये होगा, इसमें घूमेगा तो ये, ठीक। अब है क्या कि जो हमारा टोटल एनर्जी है उसके एक्सप्रेशन पर हम लोग ध्यान देंगे। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी मैंने लिखा था E बराबर माइनस का Z²/8πε0r। तो मैं क्या कहता हूँ यार, टोटल एनर्जी r पर डिपेंड करती है, यस। और ऑर्बिट की रेडियस वो किस पर डिपेंड करती है, ऑर्बिट की रेडियस डिपेंड करती है क्वांटम नंबर पर। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको E का n पर डिपेंडेंस जो है वो देखने के लिए r को यहाँ पर n के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का Z²/8πε0r0 इंटू n²/z। क्यों जी, यही तो पढ़ा है आपने, r बराबर r0 इंटू n²/z। डेफिनेटली यही पढ़ा है। z को ऊपर ले आइए तो माइनस का E²/8πε0r0 इंटू इंटू z² डिवाइडेड बाई n²। सही है। E की वैल्यू माइनस का E²/8πε0r0। अब कोई चाहे तो यहाँ जो r0 है उसका एक्सप्रेशन भी रख सकता है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हम काम कर चुके हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हमें पता है r0 एक फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर तुम E की बात करोगे, अरे ये भी फिक्स वैल्यू है, ε0 भी फिक्स वैल्यू है, r0 भी फिक्स वैल्यू है, तो ये ओवरऑल फिक्स वैल्यू हो गई, इसलिए इसको अलग कर दिया। तो E का जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया, E बराबर माइनस का E²/8πε0r0 इंटू z²/n²। अच्छा, हमने कहा भाई ये काम करते हैं, ये जो E²/8πε0r0 इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल देखेंगे। तो E²/8πε0r0 इज इक्वल टू क्या होगा वो देखिए। अब वैसे तो हम क्या, जैसे r0 हम जानते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रख दो E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 r0 यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10। ये तो मीटर में लिख दिया। अब ये सब SI सिस्टम में वैल्यूज रखी हैं, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यू रखी हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या आएगी, वो जूल आएगी। तो ये वैल्यू आएगी जूल। किसी ने कहा सर कैलकुलेट करके बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। अब कैलकुलेट करके मैं देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ इसको।
मैं इसको लिखने जा रहा हूँ ऐसे 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये अलग अलग क्यों लिखा? अरे ये भी तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। उसका कारण ये है कि अभी हम यहाँ पर एनर्जी की एक अलग यूनिट देखने जा रहे हैं। तो जब एनर्जी की उस यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ऐसे में फिर जो एनर्जी है वो उस यूनिट में सिर्फ 13.6 लिखी जाती है, इसीलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता था, जब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ऐसे क्यों छोड़ दिया? ठीक है, यूनिट के चलते। सही, तो अभी हम एनर्जी के लिए एक सेपरेट यूनिट जो है वो डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो एनर्जी के एक्सप्रेशन है इस पर वापस आएंगे और चीज़ें देखेंगे। तो पहले इसे नोट कर लो, क्लास रोक के नोट करिए, फिर आगे देखेंगे। तो अब एनर्जी की जो यूनिट डिस्कस होने जा रही है बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने पढ़ी होती है। ठीक है, और 11वीं क्लास में आप लोगों ने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होता है। एक यूनिट होता है एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो यहाँ पर एनर्जी के लिए वो यूनिट जो है वो डिस्कस होने वाली है। अच्छा चलो भाई, तो हम लिखते हैं अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, शॉर्ट में लिखते हैं ईवी। ऐसे ये क्या है भाई? ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब वैसे तो हम एनर्जी की यूनिट्स पढ़े होते हैं क्या भाई? हमने एनर्जी की यूनिट पढ़ी होती है जूल। सही, और भी होती है एनर्जी की यूनिट, अर्ग होती है। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। हाँ हाँ, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है। ठीक है, क्या है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो दी जाती है कि भाई 1 ईवी कितनी एनर्जी होती है। ये देखिए फॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए आपने क्या किया, ये यहाँ पे 1 वोल्ट की एक बैटरी लगाई, ठीक, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंका ऐसे, उसकी काइनेटिक एनर्जी है के आई मतलब इनिशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, इधर हाई इधर लो पोटेंशियल है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो जिधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते उसकी यहाँ तक पहुँचते हो जाती है के एफ। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? के एफ। तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज होता है, ठीक, के एफ माइनस के आई, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कह लो या गेन इन काइनेटिक एनर्जी कह लो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा 1 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको आप लिखते हैं 1 ईवी। अच्छा, अब ये 1 ईवी तो ठीक है, कोई डेफिनेशन लिख दी। हम किसी भी नई यूनिट को तभी समझ पाते हैं जब हम उसको किसी पुरानी यूनिट जो है उससे रिलेट कर सकें। जैसे मान लो हमने ज़िंदगी भर में मीटर पढ़ा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक मीटर होता है, तो सेंटीमीटर अगर कोई नई यूनिट बताओगे तो पुरानी यूनिट से उसका रिलेशन बताओगे ना कि भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर अपान 100। ठीक, तो आप समझ जाएंगे इससे तुरंत कि यार 1 मीटर था, उसको 100 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया तो कोई एक टुकड़ा जो है वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। डेफिनेटली ऐसे ही समझा जाता है। तो हमने कहा यार ऐसा है, इसका जूल से रिलेशन बताओ भाई, तब हम इसके बारे में समझ पाएंगे।
चलो भाई वो काम भी करते हैं, देखो। अच्छा ये कुछ खास नहीं है वैसे, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बता के ही ख़त्म कर सकता था कि 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये मैं यहीं पे ख़त्म कर सकता था। ठीक है, बात ख़त्म। ये इससे पहले ये डिस्कशन सब बेकार है, लेकिन वो थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक से समझने के लिए बस हम ये बात कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। ठीक, अच्छा जी, चलो। तो पहले कुछ बात करते हैं ऐसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है और उस क्यू चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के यहाँ पे से छोड़ा गया। इधर हाई इधर लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा तो ये क्यू चार्ज यहाँ तक जाएगा। अच्छा, अब जब ये क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना करेगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अरे जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, भाई यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा। हाँ हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस यानी डिक्रीज कैसे निकालोगे, आपने एक बेसिक चीज़ ऐसे पढ़ी होती है, डेल्टा U बराबर Q0 इंटू डेल्टा V। जब कोई चार्ज Q0 एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो चार्ज देख लो कितना जा रहा है इधर से उधर, और वो यहाँ से वहाँ गया तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया वो देख लीजिए। उससे मल्टीप्लाई करिए चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करिए, पता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो जानता हूँ मैं, बेसिक डेफिनीशन होती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस को लेके, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया वो कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल में कमी कितनी हुई। अरे यार ये बैटरी जिसका EMF V दिखाया है वो क्या कर रही है, वो यहाँ और यहाँ के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इस्टेब्लिश कर रही है। तो क्या हो गया Q इंटू V। तो जब कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो देख लीजिए Q इंटू V। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सही है, उल्टा भी कर सकते थे, जैसे इसमें क्या किया तुमने, ऐसे ये बैटरी लगाई और यहाँ पे जो है ये चार्ज -Q लिया, तो बस ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स यूँ लगेगा, तो होगा ये कि जैसे ये वाला चार्ज जो था वो इधर से इधर जाने में एक्सेलरेट करेगा, ये चार्ज उधर से इधर आने में एक्सेलरेट करेगा। अरे जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ ही तो एक्सेलरेशन आएगा, उधर की तरफ तो स्पीड बढ़ाओगे। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी वही काइनेटिक एनर्जी में गेन क्या होगा, Q इंटू V। समझे, बस इसमें यह है कि यहाँ से यहाँ गए तो चार्ज जो गया यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो गया -Q, और पोटेंशियल में चेंज जो आएगा, ठीक है, पोटेंशियल में जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, जैसे तुम यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल में कमी कितने की होगी V की, पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल में डिक्रीज कितना होगा V का। तो यहाँ पे इधर से इधर जाओगे तो पोटेंशियल क्या बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है V, तो अगर कोई कहता नहीं मुझे तो डिक्रीज इन पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो अगर बढ़ गया V तो डिक्रीज क्या लिखोगे -V। अरे किसी चीज़ में इंक्रीज अगर 10 का हुआ तो डिक्रीज कितने का हुआ, -10 का। QV किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ऐसे तो ऐसे समझ सकता है कि यार ऐसा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लिख लीजिए डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज U इनिशियल -U फाइनल। किसी भी चीज़ में डिक्रीज कैसे निकालोगे, पहले वाली वैल्यू माइनस बाद वाली वैल्यू, और UI - UF को लिख लो Q0 इंटू VI - VF। अब एक बात बताओ, जो चार्ज यहाँ से यहाँ गया वो कौन है, Q, और VI - VF क्या है, ये इनिशियल और ये फाइनल। देखो इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल है, VI - VF करोगे वैल्यू क्या मिलेगी V। और इधर देखिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, पूरी बात लिख रहा हूँ मैं कहीं कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का लिए इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू,
इसको लिख लो क्यू नॉट इंटू वी आई माइनस वी एफ। अब ज़रा ध्यान दो, जो चार्ज एक जगह दूसरी जगह जा रहा है वो कौन है, माइनस क्यू, और ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो वी आई माइनस वी एफ करोगे, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो ये माइनस ये पोटेंशियल करोगे तो वी आएगा, बड़ा माइनस छोटा मतलब प्लस वी, और छोटा माइनस बड़ा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस। ठीक है, छोटे में से बड़े घटाने पर वैल्यू निगेटिव आएगी ना। तो वी आई माइनस वी एफ भी नहीं होगा, वी आई माइनस वी एफ क्या होगा, माइनस का भी, तो ये आ गया क्यू भी। तो चार्ज चाहे क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, जब उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन है वो क्या होगा, क्यू इंटू वी। इधर से इधर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या गेन होगा, इस केस में इधर से इधर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं साहब हम तो चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, अरे यार तो अगर उल्टा करोगे, जैसे इधर से इधर आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर तुमने चार्ज को यहाँ से फेंका उधर, तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो अगर यही चार्ज इधर से इधर गया होता तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ नहीं हुई होती, गेन नहीं हुआ होता, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ हुआ होता, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होता। सिमिलरली इसमें चार्ज यहाँ से यहाँ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इधर से इधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज़। सिंपल है। अगर मैं कोई ऐसा स्लोप बना दूँ, कोई चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से छोड़ दी जाए तो वो यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़। और ये उल्टा भी तो हो सकता है, अगर इधर से इधर फेंकोगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। हाँ सही है। तो वो तो भाई सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहे हो। तो हम जब चार्ज पार्टिकल को लेकर ये सब केस की बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं आमतौर पर कि यार हम का चार्ज को एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं। तो चार्ज को एक्सेलरेट कैसे किया जाएगा, वो आपके लिए सिचुएशन दोनों मैंने बना दी है। उल्टा करके भी बना सकता हूँ कि वो डिक्रीज़ वाली बात भी। तो मैं कहता हूँ यार वो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस काइनेटिक एनर्जी में गेन की बात कर रहा हूँ। तो वो ना बनाए तो भी चल सकता है। चलो खैर, पहले ऐसे लिखो फिर देखते हैं। क्लास रोक के लिखिए इसको। हाँ जी, चलो लिख ही देते हैं, जब इतना लिखा है तो थोड़ा और, जब इतना बोल भी दिया उल्टी वाली चीज़ भी लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा बात। क्योंकि कई बार सवाल में कोई चार्ज पार्टिकल दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, उसको एक जैसे दूसरी जगह जाने की चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो देखना पड़ता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। सही है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, उसके हिसाब से फोर्स देख लीजिए। अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में लेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, उल्टा फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की स्पीड घटेगी, चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। चलो भी दिखा देते हैं। ये वही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू करेगा इनिशियल, और इसको यूँ फेंकोगे तो ये चलते 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 यहाँ तक जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये इसकी स्पीड को घटाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा तो ये इसकी स्पीड को घटाएगा, तो चार्ज पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड घट जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस केस में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा क्यू इंटू वी। जैसे इधर से इधर जाने पे क्यू वी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसी उधर से इधर आने पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस, डिक्रीज, कितने का, क्यू इंटू वी। सेम। अरे भाई आपने ये स्लोप बना दिया, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ जाते हो तो यहाँ से शुरुआत करी तो काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल, यहाँ से यहाँ गए तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 30 जूल। ऊपर चढ़ने में 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल घट गया। अगर यही चीज़ ऊपर से शुरुआत कराई जाए, इसको ऊपर से इधर की तरफ शुरुआत करा दो, काइनेटिक एनर्जी 30, तो चलते चलते यहाँ आएगी, तो यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 40। ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल कम, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल बढ़ जाएगी। देख लो।
लेकिन वो जितना नीचे से ऊपर जाने में डिक्रीज हुआ था, ऊपर से नीचे आने में वही 10 जूल का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमने जो अमाउंट है वो तो वही लिखना है ना, काइनेटिक एनर्जी में लॉस। यहाँ पे बस गेन की बात हुई थी, यहाँ पे लॉस की बात हो गई। ऐसे ये केस देख लीजिए, इसमें आप अगर उल्टा चलाएंगे, हमें भी कुछ लोग लग रहा होगा कि यार ये सब क्या, इसकी कोई बहुत विशेष ज़रूरत तो नहीं है, ये तो नहीं, ये बेसिक बातें हैं। जब आप कहीं न्यूमेरिकल कर रहे होते हो, क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, बैटरी कैसे लगाई है, इधर से उधर जाना है या उधर से इधर आना है, तो अगर ये चीज़ें दिमाग में क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली जोड़ने की जगह घटा दोगे, घटाने की जगह बढ़ा दोगे, और फिर तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी ना। सही है, तो ये बेसिक बात बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको हमें समझना पड़ेगा ही। चलिए, ये देखिए, ये बैटरी थी और इधर जो है अब हमने जो नेगेटिव चार्ज था उसको यहाँ से यहाँ भेजा इनिशियल ये, और चलते चलते ये फाइनल यहाँ पहुँचेगा। तो भाई जब यूँ जाएगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, देखना, ये देखो, इधर प्लस इधर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चार्ज है नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। देखो ये चार्ज जिधर जाना चाह रहा था उसके अपोजिट जो है फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है उसके अपोजिट चार्ज जाना चाह रहा है, इधर स्पीड इधर है, फोर्स उल्टा। इस केस में देखो, जिधर पार्टिकल को स्पीड है उसी तरफ फोर्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये जाना चाह रहा है इधर और फोर्स लग रहा है उल्टा, सेम वही चीज़ है। तो इसमें भी क्या होगा, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके उल्टा फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा, Q × V। तो मोटे तौर पे बस ये देखना है कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स किधर लगेगा। अगर जिधर ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल जा रहा है उसके उल्टा फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंक्रीज और डिक्रीज तो फोर्स की डायरेक्शन से देख लेंगे, ठीक। बाकी कितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी या कितना डिक्रीज होगा उसके लिए सीधे सीधे Q × V कर देना है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये -Q है या +Q है, वो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा या लॉस होगा वो लिखा जाएगा सीधे Q × V। ये नहीं कि इसमें -Q लिख देंगे, इसमें -Q लिख देंगे, वो सब तो कंसीडर हो गया ना। वो -Q वगैरह कंसीडर करते हुए ही आपने यहाँ पे वर्किंग करके ये रिजल्ट निकाला है। ये देख लो, ये -Q यहाँ रख तो चुके हैं, तो क्या फिर से यहाँ -Q रखोगे, नहीं ना। अच्छा चलिए ठीक है, तो हमने कहा भी ऐसा है, ये तो आप लिख ही चुके थे, वो अभी आगे लिख लेना। अब आ गए इस बात पर कि वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका क्या मामला है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो अभी तो आपने कहा कि भाई इधर हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक, इधर प्लस इधर माइनस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। और एक मिनट, हाँ जी, तो हमने कहा भी ऐसा है, अब इधर प्लस इधर माइनस, हम इलेक्ट्रॉन को मतलब एक्सीलरेट करना चाहते हैं, तो हम सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके उल्टा फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उल्टा आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस, ठीक। तो आपने कहा भी ऐसा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शुरुआत कराओ इनिशियल और यहाँ फाइनल पहुँचवाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और चलते चलते फाइनल यहाँ पहुँचा, ठीक है। तब इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसको आप क्या कहते हैं, 1 EV, यही तो कहते हो। सो दिस इज इक्वल टू Q × V, जितना चार्ज इधर से उधर जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, E। अब कोई कहेगा चार्ज तो -E है, ना, वो -Q +Q तो हमने सब कंसीडर करके काम किया है ना, ठीक है, अभी तो बता दें यहाँ पे। तो Q × V, तो ये हो गया Q E और × V। अब ये EV अलग है, ये यूनिट है, दिस इज नेम ऑफ यूनिट,
ठीक है, ये मत सोचना ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये वोल्ट है, ये तो नेम ऑफ यूनिट है। ये जो ई और वी है ये अलग है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है, चार्ज और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सही, ये चार्ज और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं है, सेम ही है ईवी, बट नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे हम ईवी ऐसे, ये नाम यूनिट का नाम है, जैसे जूल। अब जूल क्या है? यूनिट का नाम है ना। सही है, चलिए खैर। तो अब ये हो गया ई इंटू वी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से ही तो एक्सीलरेट कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे केस में ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसा हमको पता चल गया। ये वो फाइनल चीज़ है जो हम जो है अब याद रखना चाहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लीजिए, ये वो फाइनल रिलेशन है जो हम याद रखेंगे। तो पहले हमने जनरल बात बताई कि अगर Q चार्ज या माइनस Q चार्ज उसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे या रिटार्ड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, चाहे गेन हो या लॉस हो, वो कितना होगा? Q इंटू वी। सही है। अब गेन है या लॉस है वो हम देख लेंगे अपने हिसाब से कि भाई जिधर जा रहे हैं उधर ही फोर्स लग रहा है या उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से गेन या लॉस देख लेंगे। बढ़ेगी के ई या घटेगी वो समझ लेंगे। बढ़ेगी तो गेन हो गया, घटेगी तो लॉस हो गया। और कितना गेन या कितना लॉस, उसके लिए Q इंटू वी कर देना है। अच्छा जी, चलिए। अब मैंने ये बात तो यहाँ पे समझ ली कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है। अब हम कुछ और भी बात यहाँ पे यही चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने को लेकर और उसके द्वारा गेन करी गई काइनेटिक एनर्जी या लॉस करी गई काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि तमाम बार ऐसा होता है कि सवाल हम कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, उसकी जगह कोई दूसरा चार्ज भी लेके बात करी जा सकती है। तो हम उस केस में काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होता है या जो लॉस होता है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ वैल्यूज़ लेके आपको बताता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत सिंपल और बेसिक बात है, बट ये चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराना, फिर काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, ये सबसे बेसिक बात होती है। ठीक है, ये कतई बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप पहले ऐसे लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। जी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, हमारे पास ये एक बैटरी है जो 1 वोल्ट की है, इधर प्लस इधर माइनस। इलेक्ट्रॉन को आपने इधर से यूं फेंका, इलेक्ट्रॉन जब यूं चलेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो v की डायरेक्शन में लगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1 EV। सही। चलो और देखो, अगर सिचुएशन ऐसी है कि हमने 1 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट लगा दिए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से फेंकेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी स्पीड की डायरेक्शन में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अब गेन कितना होगा? देखो भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज तो वही है जो इस केस का है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 50 गुना हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 गुना हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज 50 गुना। तो उधर होती थी 1 EV, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 EV। सिंपल। जितना जो है वो
पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उसी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। अगर 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो काइनेटिक एनर्जी में गेन 50 ईवी, 1000 वोल्ट का लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में गेन 1000 ईवी। अच्छा, अब मैंने कहा ऐसा है कि जो चार्ज है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही हो, प्रोटॉन भी हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली प्रोटॉन हो सकता है। ये लीजिए, ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर प्लस इधर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। प्रोटॉन अगर लोगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। अब अगर प्रोटॉन के बारे में आप ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये प्रोटॉन की बात हो रही है, अगर ये इधर से इधर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में गेन करेगा। ठीक, तो इसको यहाँ से लेके इधर से आपने फेंक दिया, अब ये चलते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, है जी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी वही 1 ईवी। देख लो, इलेक्ट्रॉन के केस में इधर से इधर जाने पे गेन हुआ था, प्रोटॉन के केस में इधर से इधर जाने पे गेन हो जाएगा। अरे यार, गेन या लॉस तो फोर्स के हिसाब से देखेंगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जिधर वेलोसिटी है उधर की तरफ ही फोर्स है, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़नी बढ़नी है। तो गेन होगा, कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो E इंटू 1, तो बात तो वही आ रही है, यही वाली, बस माइनस और प्लस का फर्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन के केस में इधर से इधर जाने पे गेन होगा, तो प्रोटॉन के केस में इधर से इधर जाने पे गेन होगा। अच्छा जी, और देखिए, अगर आपने प्रोटॉन ले लिया और ये कहा कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट नहीं 50 वोल्ट लगाएंगे, फिर क्या होगा। कोई बात नहीं है यार, बात तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने जो है वो 50 गुना कर दिया, तो ऐसे केस में जो गेन है काइनेटिक एनर्जी में वो भी 50 गुना हो जाएगा। हाँ, 50 ईवी। लो जी, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टाइप के लोग हैं, और भी तो होते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल जानते हो कितना चार्ज हो जाए उस पर +2e, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, चार्ज +2e। अच्छा, तो अगर +2e चार्ज है, अल्फा पार्टिकल ले लिया आपने, +2e चार्ज है, और उसको हम जो है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे फेंका और इस पर जो फोर्स है वो भी इधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा 2 ईवी का। क्यों भाई 2 ईवी का क्यों गेन होगा, क्योंकि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके कंपेरिजन में जो चार्ज है वो तो डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, तो चार्ज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, गेन लॉस व्हाटएवर वो भी डबल। अच्छा जी, और देखिए, अगर तुम अल्फा पार्टिकल ले लो +2e चार्ज, और उसको जो है आप 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करिए। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लो जी, 50 वोल्ट से कर देंगे। अब भाई मेरे, अगर 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी में गेन है वो कितना होगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा, देखो भाई ऐसा है, गेन होता है या लॉस होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसके कंपैरिजन में इससे कंपेयर कर लो, चार्ज हो गया डबल और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 50 वोल्ट। तो Q इंटू वी होता है ना, तो Q को अगर 2 गुना कर दोगे और V को 50 गुना कर दोगे तो 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100। तो चार्ज के डबल के होने के कारण 2 का फैक्टर आया, पोटेंशियल डिफरेंस 50 गुना होने के कारण 50 का फैक्टर आया, 2 इंटू 50 यानी 100, तो 100 गुना, उसके केस में 100 गुनी काइनेटिक एनर्जी। तो अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 100 ईवी। अच्छा, तो ऐसा करके हम लोग ये बेसिक बात जो है वो समझते हैं कि चार्ज को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा कर अगर एक्सीलरेट किया जाएगा तो क्या होगा। अब यही सारे केस उल्टे करके ही बना सकते हैं। इन्हीं सब में इलेक्ट्रॉन को आप इधर से इधर जाने की बात करोगे तो लॉस हो जाएगा 1 ईवी का। बस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाते हुए दिखा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ जाने पे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 1 ईवी। इस केस में इधर से इधर जाने पे लॉस होगा 50 ईवी। इस केस में इधर से इधर आने पे लॉस होगा 1 ईवी। इधर से इधर आने पे लॉस होगा 50 ईवी। और इधर से इधर पे गेन हो रहा है तो उधर से इधर आने पे लॉस होगा 2 ईवी का।
ऐसे इधर से इधर आने पर लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में कितने का, 100 EV का। तो ये सिंपल सी बातें हैं। पहले इसको तो आप नोट कर ही लीजिए जो मैंने यहाँ बताया, फिर क्लास रोक के इसको नोट करके और कर लीजिए, और फिर आप चाहें तो इन्हीं को उल्टा भी करके बना सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हुए दिखा दो और यहाँ गेन की जगह लॉस लिख दो, और ये वैल्यू यही रहेगी बनी हुई, हर जगह वैल्यूज़ वही रहेंगी, पर गेन की जगह क्या हो जाएगा, लॉस, और जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो उल्टी दिखा दीजिए। चलो, तो और फोर्स तो जिधर है वो तो उधर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो फोर्स यूँ लग रहा है, इधर से इधर आएगा तो भी फोर्स यूँ लगेगा। बस फ़र्क ये होगा कि इस केस में फोर्स स्पीड को बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और इधर से इधर जा रहे होगे तो फोर्स स्पीड को क्या होगा, घटाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। अच्छा जी, चलो बहुत डिस्कशन हो गया जी ईवी के बारे में, तो क्लास रोक के ज़रा इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस एनर्जी के एक्सप्रेशन पर जो हमने लिखा था। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको अभी हम क्या किया था, ये जो फिक्स वैल्यू थी वो निकाली थी, तो उसको हमने जूल में लिखा था। जूल में लिखा था 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो भाई मेरे ये तो एक ईवी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 13.6 ईवी। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमने लिखी थी माइनस का 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू Z²/N², ऐसे लिखी थी। तो अब हम उसको लिख लेंगे E बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/N²। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसकी टोटल एनर्जी जो है, सिस्टम की टोटल एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी। ठीक, यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई अलग अलग ऑर्बिट में घूमने पर जो टोटल एनर्जी है वो अलग अलग रहेगी। वो सब हम बता ही चुके हैं कि भाई किस ऑर्बिट में घूमने पर एनर्जी सबसे मतलब कम होगी, किस में ज़्यादा। फिर जितने बड़े ऑर्बिट में जाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी उतनी घटती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी उतनी कम होती चली जाती है। अच्छा, हम ऐसे में अब एक छोटी सी बात कहते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 ले ली जाए तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। इसमें r क्या है, मिनिमम। तो r अगर सबसे छोटा होगा, ठीक, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, मिनिमम, और टोटल एनर्जी वो भी क्या होगी, मिनिमम। अच्छा, तो ये जो n बराबर 1 है इसको कहते हैं ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम एनर्जी वाला केस है। तो इस स्टेट को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा होता है, सबसे छोटे वाले ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे सिस्टम की ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट टर्म इस्तेमाल किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सिस्टम है वो उसकी बहुत सारी एनर्जियाँ हो सकती हैं। तो जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी में होता है तो उस समय ग्राउंड स्टेट में हो तो है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट यानी कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, इससे और कम एनर्जी नहीं हो सकती। भाई n बराबर 1 ही तो सबसे छोटा ऑर्बिट था, उससे और छोटा ऑर्बिट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। बाकी अगर आप n बराबर 2, 3, 4, 5 ये सब लेते हैं तो इनमें क्या होता है कि जो एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होती है। तो ये क्या, ये एनर्जी ऐसे E5 ग्रेटर देन E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, सही है। तो ये जो है ये इनमें जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा। तो n की वैल्यू जो 2, 3, 4, 5 ये सब हैं ये कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट्स। इनमें जो एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट वाले से ज़्यादा होती है। देख लो, 5 वाले में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 4 वाले में उससे कम, 3 वाले में उससे कम, 2 में और कम, 1 वाले में सबसे कम, ठीक। कहीं पर आप अगर
एनर्जी का लेवल दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं कि जो सबसे कम एनर्जी है वो n=1 में है, n=2 में उससे ज़्यादा, n=3 में उससे ज़्यादा। तो उसके लिए एक बाकायदा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाता है, वो हम बना लेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज़ जो है वो नोट करिए, ठीक है, फिर आगे देखेंगे।